हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र, इको भी बोलते हैं। इसका दूसरा चैप्टर मूलभूत ख्याल और संकल्पनाएं हमारी चल रही थी, जिसमें हमने कीमत और मूल्य के बारे में पढ़ा था। कल वस्तुएं, सेवाएं और वस्तुओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। आज हम पढ़ेंगे संपत्ति और कल्याण की। संपत्ति क्या होती है और कल्याण क्या। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें संपत्ति का अर्थ कि संपत्ति किसे कहते हैं। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की व्याख्या संपत्ति के शास्त्र के रूप में दी है। तभी से आर्थिक अध्ययन में संपत्ति के अर्थ और महत्व की चर्चा शुरू होने लगी है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने संपत्ति का अर्थ बताते हुए कहा कि जो वस्तु उपयोगी हो, कमी वाली हो, विनिमय योग्य हो और जिस पर व्यक्तिगत मालिकी संभव हो, उसे संपत्ति कहते हैं। संपत्ति किसे कहते हैं? जो हमारे बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, लोगों के पास कम होती है यानी जिसकी कमी होती है, विनिमय वाली होती है यानी लेन देन वाली होती है, जिस पर व्यक्तिगत मालिकी संभव हो यानी जिस पर अपना मालिक का हक होना संभव हो, उसे संपत्ति कहते हैं। संपत्ति के लक्षण। संपत्ति की व्याख्या के आधार पर नीचे दर्शाए गए निष्कर्ष निकाल सकते हैं। संपत्ति में उपयोगिता का गुण रखते हैं। मानवीय आवश्यकताएं संतुष्ट करने का गुण अर्थात उपयोगिता का गुण। संपत्ति का प्रथम लक्षण है वह मनुष्य की आवश्यकताएं संतुष्ट करने का गुण रखती है। यानी संपत्ति अगर है तो मनुष्य की आवश्यकताएं भी संतुष्ट की जा सकती है, अर्थात वह उपयोगी है। क्योंकि संपत्ति क्या होती है? जो उसकी खुद की होती है, जैसे मकान, वाहन, सोना, चांदी, गहने इत्यादि। अब ये ऐसी संपत्ति है जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी आवश्यकताएं संतुष्ट करने के लिए इनका कुछ भी विनिमय कर सकता है। फिर है उसकी कमी होनी चाहिए। वस्तु में उपयोगिता का गुण होने के कारण, अब वस्तु है, उपयोगी है, गुण होने के साथ उसमें कमी का भी गुण होना चाहिए, क्योंकि कमी वाली वस्तुओं में ही विनिमय मूल्य होता है। जो वस्तु कम होती है और महंगी होती है उन्हें ही हम वो ही विनिमय मूल्य कहलाता है, जिसका हम लेन देन करके मूल्य आंक सकते हैं। सर्वसुलभ वस्तुएं यानी जो आसानी से मिल जाती है सभी को बड़ी सरलता से। सर्वसुलभ यानी जो ऐसी वस्तुएं जो सभी को आसानी से प्राप्त हो जाती है, इसीलिए उन्हें संपत्ति नहीं कह सकते। संपत्ति किसे कहते हैं? जो आसानी से प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि उसका विनिमय भी नहीं हो सकता। अब जो अपने आप जो वस्तुएं जो सर्वसुलभ है, जो आराम से मिल जाती है, उन्हें हम उसका विनिमय नहीं कर सकते। कमी वाली वस्तु को ही संपत्ति कहा जा सकता है, उन्हें ही हम विनिमय कर सकते हैं, क्योंकि वो महंगी भी होती है। फिर है भौतिक अथवा बाह्य रूप धारण करते हैं। संपत्ति भौतिक और बाह्य रूप रखने वाली होनी चाहिए। व्यक्ति में निहित ज्ञान, समझ, कला यह संपत्ति नहीं है। संपत्ति थोड़ी है कि जो नॉलेज है जिसमें कि वो संपत्ति हो गई, उसको बेच थोड़ी सकते हैं। हम अपने ज्ञान को, कला को, समझ को, इनको नहीं बेच सकते, क्योंकि ये क्या है? ये हमारी संपत्ति नहीं, इनका विनिमय मूल्य नहीं आंक सकते हैं। यह संबंधित व्यक्ति के पास तो होती है, ये उसका सिर्फ और सिर्फ गुण होता है, ना कि एक विनिमय मूल्य इनका आंका जा सकता है। एक बात यहाँ विशेष याद रखनी अनिवार्य है कि किसी भी एक विचार को नोट करके उसे संपत्ति के रूप में पेश करने के कानून को विश्व स्वीकृति प्राप्त है। यानी जो भी किसी एक विचार को, यानी हम अपनी बात को लिख करके अगर उसे संपत्ति के रूप में पेश करें कि ये मेरी संपत्ति है, तो उसे कानून के जरिए स्वीकृति प्राप्त होती है। जब उसकी होनी चाहिए तब, संपत्ति हो तब उस किसी विचार का क्रय विक्रय हो सकता है, उसका मालिकी हक निश्चित होता है, क्योंकि उसकी विरासत भी निश्चित होती है। यानी जो उसके पास है विरासत, जो संपत्ति है, उसका वो क्रय विक्रय आसानी से कर सकता है। किंतु ये याद रखना चाहिए कि किसी निश्चित विचार या विचार समूह को संपत्ति नहीं कह सकते हैं। विचार करने की शक्ति।
विचार करने की शक्ति या गुण है, संपत्ति नहीं है। यानी जो हम सोचते समझते हैं ये हमारे में क्या है, गुण है। यानी हमारे में इतनी कैपेसिटी है कि हम कुछ अच्छी चीज़ें सोच सकते हैं, माइंड चलता है, लेकिन वो संपत्ति तो नहीं है, उसको हम बेच तो नहीं सकते, उसका हस्तांतरण भी नहीं हो सकता। यानी हम अपने दिमाग के जो भी गुण है, जो भी विचार है, ज्ञान है, किसी और को नहीं दे सकते, बस उसको अवगत करा सकते हैं। उदाहरण, वैज्ञानिक एक खोज करे, उसे एक निश्चित स्वरूप में पेश करे तो उस पर उसकी मालिकी संभव है। यानी अब साइंटिस्ट है, नई नई खोज करता है, तो जो भी वो खोज करता है वो सक्सेस होती है, तो ये तो उसका गुण भी है और उसका अधिकार भी उस पर होता है। यानी वो उसके नाम के साथ ही चलेगा, वह उसकी संपत्ति बन सकती है। किंतु वैज्ञानिक उनका गुण अपनी विचार करने की शक्ति या किसी अन्य को नहीं दे सकता, इसीलिए वो संपत्ति नहीं है। और जो सोचता है, जो उनमें ज्ञान है, नॉलेज है, वो वह किसी को नहीं दे सकता। विनिमय योग्य होनी आवश्यक है। जो वस्तु उपयोगी हो किंतु विनिमय पात्र न हो तो वह संपत्ति नहीं है। यानी विनिमय यानी लेन देन लायक नहीं है, तो उसे संपत्ति नहीं कह सकते हैं। संपत्ति का महत्वपूर्ण लक्षण उसकी विनिमय क्षमता है। यानी जो वस्तु, ऐसी वस्तु जिनको हम बेच सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं, वही वस्तु हमारी संपत्ति कहलाती है। ये वस्तु देकर अन्य वस्तु प्राप्त होनी चाहिए। संपत्ति व्यक्ति की वर्तमान आवश्यकता तो संतुष्ट करता ही है, परंतु अपितु भविष्य में उत्पन्न वाली आवश्यकताओं को में भी सहायक है। अब संपत्ति एक ऐसी चीज़ है जिससे व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है, लेकिन आने वाले समय में मान लीजिए भविष्य में उसे कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो वह अपनी उस समस्या से अपनी उस संपत्ति से अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। कैसे कर सकता है? वो उसका विनिमय करके, यानी बेच सकता है और अपनी जो भी उसके साथ जो भी प्रॉब्लम समस्याएं हैं, अपनी आवश्यकता की वो पूर्ति कर सकता है। यह तभी संभव है जब वह विनिमय करने होगी, लेकिन होनी चाहिए वो विनिमय, यानी देने लायक, लेन देन जो करते हैं, बेचने लायक हो, लेने देने लायक हो, तभी यह संभव हो सकता है। उदाहरण, मकान वर्तमान आवश्यकता को संतुष्ट करता है, किंतु भविष्य में मकान बेचकर अन्य आवश्यकताएं संतुष्ट की जा सकती है। सोना, गहने, जमीन इत्यादि संपत्ति है, क्योंकि उनमें विनिमय मूल्य नहीं है। यानी ऐसी आवश्यकता है जैसे गाड़ी है, मकान है, आपके पास कोई खेती है, संपत्ति है, सोना चांदी है, ये हमारी अभी की आवश्यकताओं को तो पूरा करती है। यानी अभी तो हम अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन आने वाले समय में, भविष्य में जब हमें कोई समस्या आती है, तब भी हम इन्हें विनिमय करके, बेच करके अपनी जो भी समस्याएं, जो भी आवश्यकता है, उन्हें हम पूरी कर सकते हैं। अब है टिकाऊपन का गुण। संपत्ति में टिकाऊपन का गुण होता है। यानी संपत्ति क्या होती है? लंबे समय तक जो चलने वाली होती है, वो संपत्ति होती है। जो वस्तु एवं सेवा नाशवान होती है, यानी ऐसी वस्तु सेवा जो जल्दी से खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिसे लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता, वह संपत्ति नहीं कहला सकती। जैसे आज लाए 2 दिन बाद काम में आई, खत्म हो गई, वो संपत्ति नहीं है, क्योंकि वो क्या है? वो नाशवान वस्तु है। संपत्ति किसे कहते हैं? संपत्ति उसे कहते हैं जो लंबे समय तक हमारे पास में रहे और हमारी आने वाले आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सके। जमीन, मकान, शेयर इत्यादि संपत्ति है, क्योंकि वर्षों तक उसका अस्तित्व रहता है। जमीन हुआ, मकान हुआ, शेयर, अब ये रोज़ तो खरीद नहीं सकते, एक बार खरीद ली, अपनी आवश्यकता की भी पूर्ति हो गई, और लंबे समय बाद हमें अगर किसी समस्याओं का सामना करना पड़े या हमें बेचना हो, तो हम क्या करेंगे? अगर दूसरी आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है, तो हम अपनी इन सभी वस्तुओं को, यानी संपत्ति को बेच करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि ये लंबे और ये काफ़ी सालों तक हमारे पास रह सकती है। श्रमिक का श्रम, शिक्षक का शैक्षणिक कार्य, किसान के द्वारा उत्पादित नाशवान वस्तुएं संपत्ति नहीं है। अब जो हम शिक्षा दे रहे हैं, श्रमिक जो मेहनत कर रहे हैं, ये संपत्ति नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ये ज्ञान तो है, लेकिन इसे संपत्ति नहीं कह सकते। इसे हम रख नहीं लग सकते लंबे समय। ऐसा तो नहीं कि ये बढ़ जाएगी, अगर जाए इसे हम बेच देंगे, क्योंकि इन्हें हम बेच नहीं सकते, इनका विनिमय मूल्य संभव नहीं है, क्योंकि वह लंबे समय तक टिकाए रखी नहीं जा सकती। यदि नाशवान वस्तुओं को लंबी अवधि तक संग्रहित करने को व्यवस्था की खोज की हो, तो वर्तमान समय में जो संपत्ति नहीं है, वह आने वाले समय में संपत्ति हो सकती है।
इस प्रकार बाह्य उपयोगी विनिमय योग्य कमी वाली वस्तु अर्थात संपत्ति के प्रकार। वस्तुओं की तरह संपत्तियों को भी अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला, इसमें व्यक्तिगत संपत्ति और सामाजिक संपत्ति। जिस संपत्ति की मालिकी और उपयोग का अधिकार व्यक्तिगत हो, यानी ऐसी संपत्ति जिसका उपयोग जिसका अधिकार एक ही व्यक्ति का हो, उसे व्यक्तिगत संपत्ति। जिस संपत्ति के मालिकी और उपयोग समाज या समूह के द्वारा, उसे सामाजिक या सामूहिक कहते हैं। जी ऐसी संपत्ति जिस पर एक व्यक्ति का ही अधिकार होता है वो उसकी निजी संपत्ति कहलाती है, लेकिन जिसमें समूह या सामाजिक का अस्तित्व आ जाता है तो वो फिर खुद की संपत्ति नहीं बल्कि सामाजिक या सामूहिक संपत्ति कहलाती है। राष्ट्रीय संपत्ति और अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति। देश की मालिकी वाली संपत्ति राष्ट्रीय मालिकी कहलाती है। देश की नदी, पहाड़, रेगिस्तान, सार्वजनिक मार्ग, ऐतिहासिक इमारतें हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। ये किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, ये राष्ट्र की संपत्ति है। अब इन्हें हम बेच भी नहीं सकते क्योंकि पर्सनल थोड़ी है हमारी ना इसमें हमारा मालिकी अधिकार होता है। हमारी सामूहिक विरासत, साहित्य, स्थापत्य हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति का भी विचार किया जा सकता है। उदाहरण, किसी भी देश की सीमा छोड़ने के बाद का समुद्र अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति माना जाएगा। अगर हमने एक सीमा से दूसरी सीमा में चले गए तो हमारे देश की सीमा नहीं है वो, यानी हमारे देश की उस पर वो संपत्ति नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति कहलाएगी। हमारे सीमा, हमारा जो संपत्ति है वो हमारे भारत की जो सीमा है, बॉर्डर है, बस वहाँ तक ही है। अब है कल्याण। कल्याण अर्थात परिस्थिति में सुधार। आर्थिक रूप से कहे तो भौतिक जीवन स्तर में सुधार, ये स्वस्थ आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। अध्यात्म से लेकर अर्थशास्त्र कल्याण शब्द का उपयोग किया जाता है। मनुष्य जीवन के तमाम क्षेत्रों में कल्याण हो ऐसी अपेक्षा रखता है, यानी अच्छा हो। यानी किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए, सभी का कल्याण होना चाहिए, सभी के लिए अच्छी भावना होनी चाहिए। मनुष्य जीवन के तमाम क्षेत्रों में कल्याण हो ऐसी अपेक्षा रखता है, यानी सभी का भविष्य अच्छा हो, अर्थात अच्छी स्थिति की इच्छा रखती है। यानी दशा सबकी कैसी हो, अच्छी हो, कल्याणकारी हो। अच्छी स्थिति केवल अल्प समय के लिए नहीं बल्कि आजीवन रहे ऐसी इच्छा रखता है, जिसे कल्याण कहते हैं। कल्याण किसे कहते हैं? अब कुछ समय के लिए अच्छा हो गया व्यक्ति का तो वो उससे क्या है कि वो तो कुछ समय के नाशवान है, लेकिन जो लंबे समय तक लोगों का कल्याण होता है, लोगों के लिए अच्छा रहता है, उसे ही कल्याण कहते हैं। कि यानी कि उनकी आजीवन स्थिति बहुत अच्छी रहे, उसे कल्याण कहा जाता है। अर्थशास्त्र में कल्याण को दो तरह से समझा जा सकता है, व्यक्तिगत कल्याण और सामूहिक कल्याण। हम जब भी कल्याण की बात करें तो हमें सामूहिक कल्याण का ही विचार आता है, यानी सभी का अच्छा होना चाहिए, सभी का कल्याण होना चाहिए, देश होना चाहिए। बल्कि कल्याण तो आर्थिक परिस्थिति में मापा जा सके ऐसे सुधार के साथ गुणात्मक परिवर्तनों के साथ भी संबंध है। इसीलिए वह आर्थिक वृद्धि की अपेक्षा आर्थिक विकास के साथ संबंधित होता है। बल्कि कल्याण का ज़्यादा आधार आय वृद्धि की अपेक्षा आय के योग्य बंटवारे पर होता है। कल्याण कब होता है? जब लोगों की इनकम जो होती है वो बरोबर बांटी जाए, तब होता है। अब है संपत्ति और कल्याण का संबंध। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की संपत्ति में बढ़ोतरी हो तो उसके कल्याण में भी बढ़ोतरी होगी। अगर व्यक्ति के पास संपत्ति बहुत ज़्यादा है तो उसके कल्याण में बढ़ोतरी कैसे होगी? क्योंकि उसके पास अच्छा जीवन, वो अच्छा अपनी उसकी आर्थिक दशा भी अच्छी होती है और अच्छा जीवन यापन भी कर सकता है। देश की संपत्ति में बढ़ोतरी हो तो देश के लोगों के कल्याण में भी बढ़ोतरी होती है। किंतु जो विषय व्यक्ति के लिए सही हो वह देश के लिए सही
न भी हो सके। जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के लिए कल्याण के लिए जैसे व्यक्तियों के लिए सब अच्छा हो रहा है, विकास हो रहा है, तो देश का भी विकास होता है या इसीलिए कि जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति के विकास मतलब व्यक्ति सही है, उसके विषय के बारे में जो सोचा वो सही है, तो देश के बारे में भी सही हो और गलत भी हो सकता है। ऊपर दर्शाए अनुसार कल्याण का संबंध आय के बंटवारे से। अब कल्याण कब होगा? जब लोगों की समान आय होगी। कई बार क्या होता है कि लोगों के मतलब काम भी करते हैं और उनकी आय में भी असमानता होती है, जिससे क्या होता है, आय की असमानता के कारण वो अपना अच्छे से न तो जीवन यापन कर सकते हैं, न ही अच्छे से उनका कोई काम संभव हो सकता है। यानी वो अपनी कुल मिला के अपनी आवश्यकता की पूर्ति भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या होना चाहिए? कल्याण का संबंध क्या है? आय के बंटवारे के साथ है। यानी जैसे जैसे जिसकी जिस प्रकार से आय होगी वो व्यक्ति उसी प्रकार से अपना जीवन यापन करता है। देश की संपत्ति में बढ़ोतरी हो लेकिन वह देश के थोड़े ही लोगों के बीच केंद्रित हो तो संपूर्ण देश का कल्याण भी नहीं माना जाएगा। देश की संपत्ति अगर बढ़ती है तो उससे क्या होगा? अगर सभी व्यक्तियों के कल्याण हो, सभी व्यक्तियों के आय जो है बढ़े, संपत्ति बढ़े, तब जाके देश सभी व्यक्तियों के कल्याण होगा। नहीं तो क्या होगा? जिन कुछ लोगों के पास ही अगर वो संपत्ति है तो फिर संपूर्ण कल्याण उसे नहीं कहा जा सकता, उसे सिर्फ कुछ व्यक्तियों का ही कल्याण माना जाता है, यानी वो देश का कल्याण नहीं मान सकते। कल्याण को प्रजा के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जोड़ा जाए तो संपत्ति और कल्याण का सीधा संबंध मापा नहीं जा सकता, क्योंकि अर्थशास्त्र में नैतिक मूल्यों का कोई स्थान ही नहीं है। इसके बावजूद केवल भौतिक कल्याण की बात की जाए तो देश की आय में बढ़ोतरी होने के साथ आय के बंटवारे में भी सुधार हो तो सामाजिक कल्याण में बढ़ोतरी होगी, ऐसा कहा जा सकता है। यानी आज हमने क्या पढ़ा? संपत्ति के बारे में पढ़ा। यानी संपत्ति और कल्याण होता क्या है? अगर इससे शॉर्ट में बोले तो संपत्ति क्या होती है? संपत्ति मनुष्य की ऐसी वस्तु होती है जो बस व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति तो करती है, मगर वो आने वाले समय में यानी भविष्य में जब उन्हें कोई समस्या आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, तो भी वो उस वस्तु का विनिमय करके अपनी संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। कब करेगा वो? संपत्ति कब कहलाएगी? यानी भविष्य में ऐसी वस्तुएं जिनका नाशवान नहीं होता है, जैसे कि मकान, जेवर, कोई व्हीकल हो, घर हो, इनके द्वारा व्यक्ति क्या कर सकता है? इनको बेच करके, यानी आने वाले समय में या फिर बेच करके उनकी समस्या हो तो, या फिर अपनी दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वह व्यक्ति क्या करेंगे? अपने उन संपत्ति को बेच करके नई संपत्ति भी अर्जित कर सकते हैं या फिर अपनी उन आवश्यकताओं को भी पूरी कर सकते हैं, उसे कहते हैं संपत्ति। फिर हमने पढ़ा वस्तुएं और सेवाएं। यानी वस्तुएं क्या होती है? वस्तुएं भी अलग अलग प्रकार की होती है, सेवाएं भी अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन क्या इसमें क्या है कि सेवा के द्वारा व्यक्ति अपने इनकम प्राप्त नहीं कर सकता। उसमें ज्ञान तो होता है लेकिन ज्ञान को कभी भी विनिमय मूल्य ज्ञान का नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा वस्तुओं के प्रकार में हमने पढ़ा भौतिक सर्वसुलभ आर्थिक वस्तुएं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो संपत्ति के प्रकार हैं वो, यानी व्यक्तिगत संपत्ति, सामाजिक, ये हमने इसमें पढ़े। फिर कल्याण और संपत्ति और कल्याण का संबंध, ये सब हमने इसकी जानकारी ली। और अब आप इसी को एक बार रिवाइज करना, कोई समस्या हो तो पूछ लेना। इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू हम कल करेंगे। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।